चलिए अब हम देखेंगे 39th क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। 39th का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिया गया है सोशल वेलफेयर स्कीम से, यानी कि समाज भलाई सेवावां या योजनावां दे उत्ते ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो करेक्ट है। एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर जिसको बोलते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये लॉन्च हुई थी इन द ईयर ऑफ 2015। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी डेट पूछी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर। किस सेक्टर के अंदर ये लॉन्च की गई थी? फॉर द स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। कौशल विकास यानी कौशल का मतलब ही क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च करी गई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च करी गई? इट वाज लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तीन चीजें क्या याद रखेंगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च करी गई। किस सेक्टर के अंदर? अंडर द स्किल डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर। अब इसका एम क्या था भाई? ये ओपन क्यों करी गई, ये स्कीम चलाई क्यों गई? अच्छा, एक चीज याद रखना, 2016 से लेकर 2020 तक अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 10 मिलियन इंडियन यूथ को गवर्नमेंट डाटा के अनुसार फायदा पहुंचा है और इसका लगभग 1200 करोड़ रुपए इसके लिए फंडेड किए गए हैं 2016 से लेकर 2020 के बीच। अब देखते हैं इनका एम क्या है। नंबर 1, पहला एम है इनका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, यानी कि ऐसे युवा तैयार करना जो नेशनल लेवल पे स्किल्ड हो ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी जा सके। नंबर 2, दूसरा इसका मेन मकसद है कौशल एंड रोजगार, यानी कि स्किल देने के साथ साथ बच्चों को, साथ में युवाओं को क्या दिया जा सके? रोजगार दिया जा सके। तीसरा इसका मेन एम क्या है? प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस। देखो भारत में प्रॉब्लम क्या है? आपकी जो ग्रेजुएशन है, आपकी जो स्टडी है वो किसी और फील्ड के अंदर है। पर्सन काम किसके अंदर कर रहा है? बैंक के अंदर। मान के चलिए आपने बीटेक करी है, आपने इंजीनियरिंग करी है और इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा काम किसके अंदर कर रहा है? बैंक के अंदर। तो ये वाली जो योजना थी वो ये कह रही थी कि जिस एरिया के अंदर आप स्किल्ड किए जाएंगे उसी एरिया के अंदर आपकी स्किल को मॉनिटर करके प्लेसमेंट दिलाई जाएगी, रोजगार दिलाया जाएगा। और फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इस योजना का एम था वो था दे विल ऑल्सो प्रोवाइड डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्किल मूवमेंट, यानी कि एक तरीके से आपको डिजिटल एजुकेशन भी दी जाएगी। ये इसके मेन मकसद थे। क्या क्या मेन मकसद थे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में लॉन्च किया गया अंडर द सेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री किसके तहत ये काम करती है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मेन एम क्या है? नेशनल लेवल पे स्किल को क्वालिफाइड करना, कौशल एंड रोजगार प्रोवाइड करना, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना, इसके अलावा डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करवाना। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट क्लियर हैं। पहला पॉइंट कह रहा है जी इट इज ए फ्लैगशिप स्कीम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। रॉन्ग। अभी हमने पढ़ा कि ये स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के तहत काम करती है। अब मुझे पता चल गया कि जो पहला पॉइंट है वो गलत है। तो नीचे ऑप्शन देखो, ए के अंदर पहले पॉइंट की बात करिए तो ए आंसर में नहीं होगा, डी के अंदर पहले पॉइंट की बात करिए तो डी भी नहीं होगा, यानी कि या तो आंसर बी होगा या फिर क्या होगा? सी। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। इट इज अमंग द अदर थिंग विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। बिल्कुल सही कि भाई रोजगार के साथ साथ इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करवाई जाएगी, वित्तीय समावेश की स्टडी करवाई जाएगी और डिजिटल लिटरेसी करवाई जाएगी। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड क्या है?
It aims to align the competence of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework. बिल्कुल सही, ठीक है। अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स क्या होती है? जिसको यही नहीं पता कि वो किस फील्ड के लिए बनी हुई है, क्लियर, या फिर जिसकी स्किल को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, चैनलाइजेशन नहीं किया जा सकता, दैट वर्कफोर्स इज नोन एज अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स। तो ये वाली जो योजना है अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स को चैनलाइजेशन करेगी, एक डायरेक्शन देगी। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। तो सेकंड और थर्ड फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर आया सी, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन भाई। आगे बढ़ने से पहले इसके साथ साथ आपको एक और योजना के बारे में याद रखना है, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह भी रिसेंटली चलाई गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली है जून 2020 के अंदर। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस योजना के तहत लगभग माना जा रहा है कि 80 करोड़ इंडियंस को फायदा पहुंचेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। इसके तहत आपको वीट प्लस राइस दिए जाएंगे, वीट प्लस राइस दिए जाएंगे हर महीने 5 kg फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 किलो चावल और गेहूं आपको फ्री दिया जाएगा इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 40th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40th क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्कीम यानी कि योजना है जो हेल्प करती है प्रिवेंशन यानी कि रोकने के लिए, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसान की खरीद और फरोख्त को रोकने के लिए, उनको सपोर्ट यानी कि मदद प्रोवाइड करने के लिए, रेस्क्यू का मतलब होता है कहीं से छुड़वाने के लिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है यानी कि उनको पूरी तरीके से दोबारा बसाया जा सके। ये स्कीम स्पेशली चलाई जाती है वुमेन्स के लिए, और ये सारे वुमेन्स के लिए जो चलाए जाने वाले स्टेप हैं ये आपके स्ट्रिक्टली आते हैं उज्ज्वला स्कीम के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो महिलाओं की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उन्हें अलग अलग जगह से रेस्क्यू करवाने के लिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पूर्ण निर्माण यानी कि उन्हें फिर से बसाया जा सके, री इंटेग्रेशन उनकी लाइफ को फिर से पटरी पे लाया जा सके। तो ये सारे स्टेप किस स्कीम के तहत आते हैं? तो ये आते हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत। ये चलाई गई थी उज्ज्वला स्कीम इन द ईयर ऑफ दिसंबर 2007 के अंदर। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप का मतलब बहुत बड़ी योजना है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2007 के अंदर उज्ज्वला स्कीम चलाई गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आती है स्टेप स्कीम। बहुत बार पिछली वीडियोस के अंदर मैंने स्टेप स्कीम का जिक्र किया है, यह भी महिलाओं के लिए चलाई गई है। स्टेप स्कीम की एब्रीविएशन याद रखनी है, दैट इज योर सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द वुमेन। ये स्टेप स्कीम की एब्रीविएशन है। स्टेप स्कीम चलाई गई थी 1986 एंड 87, क्लियर। 1986-87 के अंदर ये फिर से चालू हुई थी। इसका भी मेन मकसद था महिलाओं को स्किल प्रोवाइड करवाना ताकि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एक और स्कीम है, दैट इज योर DWCRA। इसकी भी एब्रीविएशन याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज। महिला और बाल विकास, लेकिन पर्टिकुलरली किस एरियाज में? रूरल एरियाज में। पेंडू खेतरे विच महिलावां और बच्चों के विकास के लिए चलाई जाने वाली योजना DWCRA। क्लियर। तो उज्ज्वल स्कीम है महिलाओं को प्रिवेंट करवाने के लिए ताकि उनकी ट्रैफिकिंग ना हो सके, उनको रेस्क्यू करवाने के लिए, रिहैबिलिटेशन करवाने के लिए। स्टेप अप स्कीम जो है उनके स्किल को
सख्त करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और DWCRA स्कीम है विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर वुमेन्स और चाइल्ड को डेवलप करना, उनका विकास करना। तो 40th का आंसर रहेगा आपके पास ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 41st क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे ऊपर एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया है, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। हड़प्पा सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ, हड़प्पा शहर के अंदर खुदाई के दौरान जो सील्स मिली वो मोस्टली किस मटेरियल की बनी हुई थी। देखिए हड़प्पा ये मिली थी हमें रावी नदी के किनारे, एक शहर मिला था रावी नदी के किनारे, क्लियर। उसी तरीके से एक है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ये बना था, मिला था इंडस नदी के किनारे। एक्स्ट्रा बातें मैं बताता हूं, उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले इंडस वैली, इंडस वैली या फिर जिसे बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर जिसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता ਦੇ ਵਿੱਚ खुदाई के दौरान ਜਿਹੜਾ सब तो पहला शहर मिलिया सी दैट वाज हड़प्पा सिटी, ठीक है, आजकल पाकिस्तान में है। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इनके टाइम पीरियड पे आता है, ठीक है। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज पीरियड, कांसा युग। ब्रॉन्ज पीरियड मतलब जब इंसान ने कांसा धात दा ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि BC में टाइम पीरियड हमेशा कम होता रहता है। तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, ये आपको याद रखना है। इस युग को ब्रॉन्ज पीरियड यानी कि कांसा युग भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे, हड़प्पा जो शहर था वो डिस्कवर किया गया था बाय द दयाराम साहनी, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा सिटी, दयाराम साहनी, इन द ईयर ऑफ 1921, 1921 के अंदर हड़प्पा शहर को डिस्कवर किया गया था, याद रखिएगा, बाय द दयाराम साहनी इन द ईयर ऑफ 1921। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको कुछ शहर बताने वाला हूं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा? जैसे खुदाई के दौरान हमें एक शहर मिला हड़प्पा सभ्यता में से, कालीबंगा, कालीबंगा सिटी, ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान से मिला था, ये राजस्थान से कालीबंगा शहर, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट सिटी जो खुदाई के दौरान मिली दैट इज कॉल्ड रोपड़, ये किस नदी के किनारे था? सतलुज नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, चनुद्रो, ये भी पाकिस्तान में है और ये भी इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था। चनुद्रो इंडस नदी के किनारे, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अलामगिरपुर, अलामगिरपुर, अलामगिरपुर आजकल यूपी में है, ठीक है, अलामगिरपुर यूपी। और ये जिस नदी के किनारे बसा था दैट इज कॉल्ड हिंडौन, कई जगह इसको हिंदन भी लिखा होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन इज हिंदौन, क्लियर। नेक्स्ट, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने असली। हड़प्पा की जो सील्स थी दे वर मेड अप ऑफ एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं स्टेटाइट, स्टेटाइट, या फिर जिसे सरल भाषा में बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन, सरल भाषा में बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन। देखिए क्ले, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी के अंदर जब बारीक लकड़ का बुरादा, वुड, ठीक है, बहुत बारीक पिसा हुआ वुड मिला दिया जाता है तो जो एक सॉफ्ट मटेरियल बनता है उसे बोलते हैं स्टेटाइट या फिर सॉफ्ट स्टोन। तो हड़प्पा सभ्यता में से खुदाई के दौरान जो सील्स मिली वो बनी हुई थी स्टेटाइट की। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 41st का आंसर आएगा ए। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड याद रखेंगे 2500 BC से लेकर 1750 1750 BC तक। हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी करी थी दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब क्वेश्चन याद रखना कि जो ये सील्स हैं इनका इस्तेमाल होता था ट्रेड के लिए।
व्यापार के लिए। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। मान के चलो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये मैं मैप ड्रॉ कर देता हूं। ओके, यहां पर एक सभ्यता थी उस समय, नोन एज मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। इस बात की जानकारी कैसे मिलती है? इस बात की जानकारी मिलती है सील्स से। सील यानी कि एक तरीके की मोहर से, ठीक है, ठीक है, जैसे ब्रांड नेम की मोहर लगी होती है उस वैसे ही सील से। खुदाई के दौरान जो सील्स हमें भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन में से मिली, वही सील्स डिट्टो उसी साइज की सील्स हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से मिली। तो जिससे ये पता चला कि सिंधु घाटी ਦੀ ਸਭ्यता ਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਸਭ्यता ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ठीक है, इनू सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता इज नोन एज आल्सो नोन एज सुमेरियन सभ्यता। इन लोगों के साथ व्यापार करते थे, तो ये पता चलता है सील के थ्रू। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ सील्स बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सील है पशुपति, लॉर्ड पशुपति, द गॉड ऑफ एनिमल, लॉर्ड पशुपति सील्स। ये हमें मिली है हड़प्पा से, ये याद रखना, पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में खुदाई के दौरान क्या मिली? लॉर्ड पशुपति की सील मिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सील्स के ऊपर बहुत सारी शेप छपी होती थी, जैसे कि एलिफेंट की, टाइगर की, राइनो की, बोफेलो की, ये याद रखना। टाइगर की पिक छपी होती थी, राइनो, वन हॉर्न राइनो, इसकी पिक छपी होती थी। इसके अलावा एलिफेंट की पिक छपी होती थी, बफेलो, अलग अलग जानवरों की पिक छपी होती थी। ये बात हम लोग याद रखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि ये एक शहरी सभ्यता थी। वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है, उसके कुछ समय बाद वैदिक पीरियड शुरू होता है, वैदिक एज शुरू होती है, या फिर आर्यंस का, भारत में आर्यंस का आना शुरू होता है। वैदिक सिविलाइजेशन जो थी ये रूरल सिविलाइजेशन थी, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, क्यों? 3 कारणों की वजह से। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने घर निर्माण के लिए बरंट ब्रिक्स या फिर जिसको बोलते हैं प्यूका ब्रिक्स, पक्कियां इट्टा ਦਾ इस्तेमाल करते सी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੱਡ ਮਤਲਬ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਊਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ, ਬਰੰਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, दैट कि उनके जो घर थे वो बरंट ब्रिक्स के बने हुए थे। क्लियर? नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, आप देखो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले निकास प्रणाली, नदियां, नालियां, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम आप जो बोलते हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। इनके घर था, घर के चारों तरफ पक्की नालियां हुआ करती थी ड्रेनेज के लिए। इसलिए 2 तथ्य हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता के लिए, निर्माण के लिए घोषित करते हैं। नंबर 1, दे यूज द बरंट ब्रिक्स। नंबर 2, इनके यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो था दुनिया का सबसे पहला ड्रेनेज निकास प्रणाली थी। ये अपना घर बनाने के लिए एक पैटर्न इस्तेमाल करते थे, नोन एज द ग्रिड सिस्टम। ये अपना घर बनाने के लिए एक पैटर्न इस्तेमाल करते थे, नोन एज द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए एक घर है, क्लियर, इस घर ने यहाँ से 2 मीटर की जो है एक स्पेस छोड़ी हुई है, ये स्पेस है 2 मीटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला जो घर होगा उसी साइज का होगा, इधर भी 2 मीटर स्पेस छोड़ी होगी, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, सेम, यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न होता था, उसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे पक्कियां इट्टा का इस्तेमाल करते सी, ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते सी, घर बनाने वास्ते ग्रिड सिस्टम का निर्माण करते थे।
ये कुछ बातें हैं, याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान काउ वॉज एब्सेंट, ठीक है, गाय का कहीं भी जिक्र नहीं होता। गाय की जो महत्वता बढ़ती है वो बढ़ती है वैदिक एज के अंदर, ये याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਨੀਮਲ was absent during the Indus Valley civilization, that was your cow। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन की तरफ। 42nd क्वेश्चन लेते हैं जी। 42nd क्वेश्चन हमें कह रहा है दैट इज योर उस्ताद मंसूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक फेमस पेंटर थे, उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस पेंटर इन द रीजन ऑफ, और ये किस मुगल राजे के दरबार में थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रहे 42 का डी, जहांगीर। इसको एक याद रखने की ट्रिक है, देखो क्वेश्चन आता है कि कौन से मुगल राजे के दौरान इंडिया का गोल्डन पीरियड था, विच ऑफ द मुगल किंग ऑफ इंडिया पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो वो था शाहजहां। ओवरऑल, सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, ओवरऑल दैट इज योर शाहजहां। अगर पूछे विच ऑफ द मुगल किंग ऑफ इंडिया जिसके दौरान पेंटिंग्स के लिए, कला और निर्माण के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है, तो वो है जहांगीर, ठीक है। ओवरऑल गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया आया शाहजहां के दौरान, और अगर पूछे पेंटिंग्स का गोल्डन पीरियड किसके दौरान आया, तो वो था जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में एक फेमस पेंटर थे, ये आपको याद रखना है। इनको एक टाइटल दिया गया था, टाइटल था नादिर उल असर। नादिर उल असर ये एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है चढ़ता हुआ सूरज। नादिर उल असर, दिस टाइटल वॉज गिवन बाय जहांगीर, दिस टाइटल वॉज गिवन बाय द जहांगीर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। कुछ और, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। कुछ बिल्डिंग्स हैं जो हुमायूं ने बनवाई, कुछ याद रखिएगा। नंबर 1, हुमायूं ने एक सिटी फाउंड करवाई थी जिसका नाम है दीन पनाह, दीन पनाह सिटी इन दिल्ली। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दीन पनाह सिटी इन दिल्ली, दैट इज हुमायूं। नंबर 2, इन्होंने 2 मस्जिद यानी कि मॉस्क्यू बनवाई थी। नंबर 1 कॉल्ड जमाली मस्जिद, JAMALI। नंबर 2 ईसा खान, ईसा खान की मस्जिद। ये दोनों मस्जिद इन्होंने दिल्ली में बनवाई थी। अब आ जाओ नेक्स्ट, अकबर। नेक्स्ट आ जाओ अकबर। नंबर 1 आगरे का किला, आगरा फोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हु फाउंडेड द आगरा फोर्ट। नंबर 2 पंचमहल, पंचमहल। नंबर 3 दीवाने आई खास, दीवाने आई खास। नेक्स्ट दीवाने आई आम, दीवाने आई आम। नेक्स्ट जोधा भाई का मकबरा, जोधा भाईज मकबरा, जोधा भाई का मकबरा और जोधा भाई का पैलेस। ये कुछ चीज़ें हैं जो अकबर ने बनवाई। नंबर 1 आगरा का फोर्ट, पंचमहल, ये भी आगरा में था, दीवाने आई खास, दीवाने आई आम, जोधा भाई का मकबरा और महल। प्लस इन्होंने एक सिटी बसवाई थी, एक सिटी का निर्माण करवाया था अकबर ने, नोन एज फतेहपुर सिकरी। सुपर इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण किस मुगल राजे ने करवाया? अकबर ने। इन्होंने एक दरवाजा बनवाया जो माना जाता है एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, नोन एज बुलंद दरवाजा, नोन एज बुलंद दरवाजा। एग्जैक्ट इसकी अगर हाइट याद रखनी है, अराउंड 53 मीटर लंबा लक्कड़ का बना हुआ बुलंद दरवाजा है, एशिया के सबसे बड़े प्रिमिटिव दरवाजों में से एक है। नेक्स्ट अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदराबाद, अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदराबाद। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, कृपया करके याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सही साबित होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर
एक चैप्टर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें एक चैप्टर आता है दैट इज कॉल्ड इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस। इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियन देशों का भारत में आना। सबसे पहला यूरोपियन देश जो भारत में आया, याद रखना, दैट वाज पोर्तुगीज। पोर्तुगीज और वास्को डे गामा जो था वो पोर्तुगीज ही था, पुर्तगाली था। ठीक है। नंबर 2, दूसरा देश जो भारत आया पोर्तुगीज के बाद, ये सारे यूरोप जो है वो एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर से बहुत सारे देश उठ के भारत व्यापार करने आए। सबसे पहले आया पोर्तुगीज, फिर आया डच, नंबर तीसरे पे आया इंग्लिश, जिसको आप ब्रिटेन कहते हो, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक के लिए भारत पे राज किया। नंबर 1 पोर्तुगीज, नंबर 2 डच, नंबर 3 इंग्लिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फोर्थ पे है डेनिस और फिफ्थ पे है फ्रेंच। द फर्स्ट यूरोपियन कम्युनिटी हु केम टू इंडिया वॉज द पोर्तुगीज, followed by the Dutch, followed by the English, followed by the Danish, and last but not the least French. Clear? Next, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 के अंदर, याद रखना, सेटअप इन 1664। उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, उनके राजे का नाम था लुइस, LOUIS, लुइस 14। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई, फ्रांस का राजा कौन था? लुइस 14। फ्रांस जब भारत आया, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? तो फ्रांस ने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत के अंदर 1668 में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1668 में सूरत के अंदर। सेकंड फैक्ट्री लगाई 1669 मछलीपट्टनम, कई लोग इसको मौसलीपट्टनम भी बोलते हैं, कई लोग इसे मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, साउथ इंडिया के अंदर। क्लियर होगी बात? तो 3 क्वेश्चन हमें यहां पर मोटे मोटे तौर पर याद रखने हैं। पहली यूरोपियन कम्युनिटी जो भारत आई दैट वाज पोर्तुगीज, फॉलोड बाय द डच, देन इंग्लिश, देन डेनिश, और लास्ट यूरोपियन कम्युनिटी जो भारत आई थी वो थी फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई वो 1664 में बनी थी, और उस समय फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुइस 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रेंच ने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1668 के अंदर, दूसरी फैक्ट्री लगाई थी मौसलीपट्टनम के अंदर। फ्रांस के लोगों ने ही भारत में पौंडुचेरी का निर्माण करवाया। द सिटी फाउंडेड बाय द फ्रेंच कम्युनिटी इन इंडिया दैट वाज द पौंडुचेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बनाई गई थी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन 1673, एक फ्रेंच अधिकारी था 1673, उसने भारत में पौंडुचेरी शहर का निर्माण करवाया था, याद रखना। फ्रांस के जितने भी गवर्नर भारत आए उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट गवर्नर था उसका नाम था डुप्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंच एम्बेसडर और गवर्नर ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया? दैट वाज डुप्लेक्स। ये याद रहे। क्लियर? फ्रेंच और, याद रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच और ब्रिटेन यानी कि इंग्लिश के बीच में भारत के अंदर ज्यादातर हिस्सा किसके कंट्रोल में रहेगा? इसके लिए फ्रांस और इंग्लिश के बीच में वॉर्स हुआ करती थी। दैट वॉर इज नोन एज कार्नोटिक वॉर्स। कार्नोटिक वॉर्स, सुपर इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आता है कार्नोटिक वॉर्स किन किन लोगों के बीच में लड़ी गई? फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कितनी कार्नोटिक वॉर्स हुई? 3 कार्नोटिक्स वॉर हुई। फर्स्ट कार्नोटिक वॉर हुई 1746 से लेकर 1748 तक। सेकंड कार्नोटिक वॉर हुई 1749 से लेकर 1754 तक। थर्ड कार्नोटिक वॉर हुई 1756 से लेकर 1763 तक। आप अगर ईयर नहीं याद रखना चाहते तो रिमाइंड रखिए 2 चीजें, कि जो कार्नोटिक वॉर्स थी कौन से 2 यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा भारत के अंदर सत्ता किसके हाथ में रहे इसके लिए लड़ी गई, तो वो थी फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और टोटल कितनी हुई थी? ये हुई थी 3। क्लियर? तो इस हिसाब से 43rd का क्वेश्चन आपके पास बनता है प्यारे बच्चों, दैट इज योर डी, ओनली सेकंड। सेलेक्ट द अबव करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन। डी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट वॉज चार्टर्ड बाय द किंग लुइस 14, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो इसको
भारत आने के लिए अधिकृत चार्टर यानी कि एग्रीमेंट किसने दिया था? फ्रांस के राजा लुइस 14 के द्वारा। तो 43 का आंसर आएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें मैं आपको 43 क्वेश्चन के बारे में, 43rd क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। देखिए, अभी मैंने नाम लिया था डच का, तो डच लोग कौन थे? आज के जो लोग हैं जिनको हम डच बोलते हैं वो है नीदरलैंड के लोग, यानी कि नीदरलैंड के देश से आए हुए लोगों को डच कहा जाता था। और एक मैंने नाम लिया था डेनिस। डेनिस लोग कौन थे? जो आज के डेनमार्क है, आज की कंट्री है डेनमार्क, वहां से आए हुए लोगों को डेनिस बोलते हैं, और नीदरलैंड से आए हुए लोगों को डच बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्को डे गामा था वो भारत कब आया था? तो ये लगभग 17 मई 1498 को भारत आया था। सबसे पहले आके ये रुका था केरला के कैलीकट में। यहां पर एक जगह है केरला के कैलीकट में कि वास्को डे भारत आया था कैलीकट में। कैलीकट केरला, कलकत्ता मत लिख देना, इट्स कैलीकट केरला के अंदर, 17 मई 1498। और वास्को डे गामा ऐसा पहला इंसान था जिसने इंडिया आने का सी रूट खोजा था। भारत, यूरोप से भारत आने का सबसे पहला समुद्री रास्ता किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? दैट इज कॉल्ड वास्को डे गामा, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। 17 मई 1498 को ये भारत आया था कैलीकट केरला के अंदर। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, याद रख लेना। ओके, अगर पूछे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है जी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 ईस्वी के अंदर, याद रखिए। और डच के लोगों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो डच के लोगों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई, मछलीपट्टनम के अंदर, मछलीपट्टनम के अंदर। ये बात भी याद रखिएगा। ओके, उसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी लगभग 1599 में। कई जगह आपको ये 1600 ईस्वी भी लिखा मिल सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई 1613 के अंदर, और 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत के अंदर। सूरत के अंदर 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत के अंदर। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन। यहां पर एक पर्सन का जिक्र किया गया है प्यारे बच्चों। पर्सन का नाम है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अब क्वेश्चन क्या आता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर नीचे आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सच्ची है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। हु इज द लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक, और फिर 1765 से लेकर 1767 तक गवर्नर जनरल था बंगाल का। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर होगी बात? 1757 से 1760 तक, और फिर 1765 से 1767 तक गवर्नर जनरल था बंगाल। आपने छोटी क्लासों में एक बैटल पढ़ी होगी, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। और प्लासी का युद्ध जो था, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रहे थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब। अब नवाब क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराज उद दौला, सिराज उद दौला। ठीक है। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। क्लियर है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज द रियल फाउंडर, नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के असली जन्मदाता किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। ये बात याद रखिएगा। हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? दैट इज लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में स्टार्ट करी थी ड्यूल गवर्नमेंट, या फिर जिसको डियार्ची बोलते हैं, ड्यूल गवर्नमेंट, आल्सो नोन एज डियार्ची। देखिए, ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 2 हिस्सों में बांट देना। जो रियल पावर है
वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगी, ठीक है, लेकिन जो नाम का राजा है वो बंगाल का नवाब रहेगा। इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार, दोहरी प्रबंधकीय नीति। रियल पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगी और जो नवाब है वो सिर्फ एक नाम का राजा रह जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सही नहीं है। नंबर 1, क्वेश्चन का पहला पॉइंट कहता है कि गेव राइज टू इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड नवाब, कि भाई लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के आने से ब्रिटिश और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। बिल्कुल गलत है, ठीक है। नवाब जो थे, नवाब तो बहुत पुराने थे। नवाब जो सिस्टम है ना, भारत में नवाब सिस्टम चल रहा है, याद रखना, मोहम्मद शाह रंगीला के समय से। भारत में जो नवाब सिस्टम चल रहा है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय से चल रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात। 3 नवाब हुआ करते थे। एक था निज़ाम उल मलिक जिसने हैदराबाद का निर्माण करवाया था। एक नवाब था मुर्शिद कुली खान जिसने बंगाल का निर्माण करवाया था। एक नवाब था सादत खान जिसने अवध का निर्माण करवाया था। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल राजा था, ठीक है, जिसका समय काल था 1719 से लेकर 1748 तक। इसके दरबार में 3 मंत्री हुआ करते थे। एक था निज़ाम उल मलिक, दूसरा था मुर्शिद कुली खान और एक था सादत खान। मोहम्मद शाह रंगीला एक फन लविंग किंग था, ठीक है, तो इसके तीनों मंत्री इससे नाराज होकर अलग हो गए। निज़ाम उल मलिक ने जाके जो था हैदराबाद अपनी सत्ता बसा ली, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने जाके बंगाल की सत्ता संभाल ली और सादत खान ने जाके अवध, जिसको आजकल आप लखनऊ कहते हो, लखनऊ की सत्ता संभाल ली। इन्होंने कहा कि हम लोग सारी जिंदगी मुगलों के वफादार रहेंगे लेकिन मुगलों के अंडर नहीं रहेंगे, सत्ता अपनी अलग चलाएंगे। तो इन्होंने अपने आप को सुल्तान का नाम देने की बजाय किसका नाम दिया था? नवाब का नाम। नवाब का मतलब होता है जो मुगल एम्पायर का वफादार है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नवाब के और ब्रिटेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के आने से था? नहीं, बिल्कुल गलत, ये शुरू से ही चल रहा था। दूसरा ऑप्शन पूछा गया है लीड टू एंग्लो मराठा क्लैश, कि भाई लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के आने से जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ। बिल्कुल गलत। देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा यानी कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ है वो लगभग 1782 से शुरू हुआ है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुई वो लगभग 1775 से लेकर 1782 तक हुई। और जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे वो तो लगभग 1760 तक ही गवर्नर जनरल थे। तो इसका मतलब जो एंग्लो मराठा वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो भी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की वजह से नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट कहता है सेपरेट पावर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पॉइंट है, यानी कि जो मुख्य शक्तियां हैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कर दिया जाए। यही तो ड्यूल गवर्नमेंट थी कि मेन शक्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी और जो नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसके पास रह जाएंगी? नवाब के पास। तो 44th का आंसर आएगा, थर्ड इज करेक्ट। तो इसका आंसर आ गया 44th का सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th। देखो 45th क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें जितनी मैं लिमिटेड बातें बताऊं सिर्फ वही याद रखना। 45th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली किस एक्ट के तहत आई? तो ये आई इंडियन एक्ट 1892 के तहत। बस ये याद रखना। ये जितने भी एक्ट आप देख रहे हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1892, 1904, 1909, इन सब की शुरुआत होती है आईएनसी के बनने के बाद। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी 1885 में और इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये बॉम्बे में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। पहले पुणे में होना था, बॉम्बे में बनाई गई थी। इन्होंने अपनी कुछ डिमांड जो है सरकार के आगे रखनी शुरू करी। डिमांड क्या थी? ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है उस समय का, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं पहले उन्हें नॉमिनेट किया जाता था कि भाई नॉमिनेट मत करो, उनको क्या करो, नॉमिनेट करने की जगह
उनके लोगों से क्या करवाओ, इलेक्शन करवाओ। अगर इलेक्शन होंगे तब जाकर आप किस में बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर। तो भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 के अंदर, ये याद रखिए। ओके, अब कुछ बातें इन दो को छोड़ दो, 1904 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1909 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1919 के ऊपर एक बात जो आप याद रखना चाहते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मॉन्टेगेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोलते हैं मॉन्टेगेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लियर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोलते हैं मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। क्लियर। और 1919 को बोलते हैं मॉन्टेगेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोलते हैं मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। अब क्वेश्चन, अभी मैंने ऊपर आपको डीआरची समझाया, डीआरची मतलब ड्यूल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि डीआरची या ड्यूल गवर्नमेंट को प्रोविजंस के अंदर, सूबे के अंदर ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਿਊਲ गवर्नमेंट ਨੂੰ प्रोविजंस ਦੇ अंदर लॉन्च किया गया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अगर पूछे डीआरची को सेंटर के अंदर, ड्यूल गवर्नमेंट को सेंटर के अंदर किस एक्ट के तहत लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बस इतनी बातें याद रख लो, इससे एक्स्ट्रा बातें अगर आप याद रखोगे इस एक्ट के तहत तो आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, 46 क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस 60% सॉल्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत का जो राज्य है, भारत का 60% सॉल्ट यानी कि नमक प्रोड्यूस करता है, तो याद रहे वो है गुजरात। गुजरात इज द मोस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है बच्चों राजस्थान, नंबर 3 पे है बच्चों आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग में तमिलनाडु। इंडिया, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ सॉल्ट। इंडिया तीसरे नंबर पर है सॉल्ट में। नंबर 1 में चाइना, नंबर 2 में यूएसए, नंबर 3 में इंडिया, और नंबर 4 पे कौन है, चिली, सॉल्ट की प्रोडक्शन में। ये बात याद रखना। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन। नीम इज ए ट्री। नीम का पेड़ आपने सुना होगा, ये किस स्टेट का स्टेट ट्री है। जैसे इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो बनियन है, पंजाब का जो स्टेट ट्री है वो शीशम है, जिन्होंने तुम टाली कह देने हो। उसी तरह जो नीम है वो केड़ी स्टेट का स्टेट ट्री है, तो ये है आंध्र प्रदेश का, याद रखना। 47th का सी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री है। अगर पूछे आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो वो है ब्लैक बक। पंजाब का भी स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का अगर पूछे स्टेट मैंगो, स्टेट फ्रूट कौन सा है, आंध्र प्रदेश का स्टेट फ्रूट है मैंगो, ये भी याद रखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। और तो आप हरियाणा का याद रख लो, हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है वो भी ब्लैक बक है। हरियाणा का जो स्टेट ट्री है वो पीपल है, हरियाणा का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल। हरियाणा का जो स्टेट फ्लावर है वो है लोटस, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक याद रख लो, पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है बारासिंगा। मध्य प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है बनियन ट्री। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद 47 भी हो गया हमारा, 47 के बाद 48 क्वेश्चन। चिनाब रिवर, जो चिनाब रिवर है आल्सो नोन एज चंद्रबग्गा रिवर। चिनाब रिवर इज आल्सो नोन एज, 48 में कह रहा है, जो चिनाब रिवर है आल्सो नोन एज चंद्रबग्गा रिवर फॉर्म्स विद मर्जिंग ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर नियर विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। चिनाब रिवर को चंद्रबग्गा रिवर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि दो नदियां, एक चंद्रा और दूसरा भगा, चंद्रभगा, ये दोनों इकट्ठी होकर एक नदी बनती है, उसे चिनाब कहते हैं, ठीक है जी। ये मर्ज कहाँ होती हैं, इकट्ठी कहाँ होती हैं, ये पूछा गया। सबसे पहले याद रखना कि जो चिनाब रिवर है वो राइज होती है अपर हिमालय के अंदर, राइज इज इन, ये वाला जो पोर्शन है हिमालय का, अपर हिमालयस के अंदर चिनाब रिवर राइजेज इन अपर हिमालयस। अपर हिमालय में एक जगह है लाहौल, LAHAUL, लाहौल
एंड स्पीटी वैली। स्पीटी वैली वैसे बहुत टूरिस्ट जाते हैं। लाहौल एंड स्पीटी वैली हिमाचल प्रदेश। लाहौल एंड स्पीटी वैली हिमाचल प्रदेश। चेनाब जो है अपर हिमालय में हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल एंड स्पीटी वैली हिमाचल प्रदेश, वहां से निकलती है। ठीक है, फ्लो करती है, फ्लो इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पीओके। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर अपना हमारा जो राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जाती है। और फाइनली फॉल इन, गिरती कहां पर है? फाइनली फॉल इन होती है इंडस रिवर के अंदर। फाइनली फॉल इन इंडस रिवर, इंडस नदी के अंदर ये जाकर गिर जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, इंडस नदी के अंदर जाके गिर जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, अब मेरी बात यहां पर यह पूछा गया है कि कौन से पॉइंट में ये जो नदी है इकट्ठी होकर गिरती है, तो ये है लाहौल एंड स्पीटी वैली। अभी मैंने क्या बताया, चनाब, चंद्रा रिवर और भागा रिवर दोनों जहां पर इकट्ठी होंगी वहां से जो नदी बनेगी उसको क्या बोलेंगे? चनाब। तो अभी मैंने बताया कि चनाब शुरू कहां से होती है? लाहौल एंड स्पीटी वैली से। तो 48th का आंसर आएगा बी। राइज होती है अपर हिमालय इन लाहौल स्पीटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, फ्लो इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पीओके, फॉल इन इंडस रिवर, ठीक है, इन पाकिस्तान। एक है जी, आपको याद रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी। देयर इज ए ट्रीटी कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी के पानी का समझौता यह हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और यह समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 में। इंडिया की तरफ से साइन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की तरफ से साइन किए थे अयूब खान ने। समझौता क्या था? चेनाब, झेलम, इंडस, क्लियर। और नीचे आ गई सतलुज, रावी और ब्यास। ये इंडस वाटर ट्रीटी कहती थी कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान का होगा और 20% पानी इंडिया का होगा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, इसका 100% पानी जो है वो इंडिया का होगा। ये थी इंडस वाटर ट्रीटी, 19 सितंबर 1960 में कराची में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका गारंटियर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना, गारंटियर के तौर पर है वर्ल्ड बैंक। गारंटियर के तौर पर बैठा है कौन? वर्ल्ड बैंक। क्लियर होगी बात। एक पूछ लेते हैं, चेनाब का एंशिएंट नेम क्या है? चेनाब नदी का एंशिएंट नेम है आस्कनी, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर पूछे चेनाब नदी का ग्रीक नेम क्या है, तो ग्रीक नेम है ACENSINES, असेंसियस चेनाब नदी का ग्रीक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, तुंगभद्रा, ये एक बंद है, डैम है, तुंगभद्रा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ये एक ज्वाइंट एडवेंचर है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। ठीक है, तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, और तुंगभद्रा जो नदी है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि शाखा है? तो याद रखना वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाया गया है, बिजली के लिए, पानी के लिए, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ज्वाइंट एडवेंचर है। और ये तुंगभद्रा किस नदी की, यहां पर तुंगभद्रा नेशनल पार्क भी है एक, याद रखना। ठीक है, तुंगभद्रा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो यह है कृष्णा नदी की। कृष्णा भारत की 4th बिगेस्ट रिवर है, 4थी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी राइज यानी कि स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट से, याद रखना, पश्चिमी घाट तो स्टार्ट होती है। कृष्णा नदी स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट, यहां से स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट से, ये भी याद रखना। कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज एक तो तुंगभद्रा होगी, एक कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है भीमा, BHIMA, भीमा, ये भी याद रखना। और ये फ्लो कहां कहां से करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।